दोस्तों नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई कि सोलापुर के माकरवाड़ी गांव में गांव वाले मॉक पोल कराने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वासुदेव भाई पटेल हैं और हमारे साथ में जो पत्रकार अनिल भाई पटेल हैं वो भी जुड़ रहे हैं, तो हम सीधे उनको जोड़ते हैं। आप सभी का सर हमारे इस मंच पे सर स्वागत है। धन्यवाद राहुल भाई जी। वासुदेव भाई, आज जिस तरह से जो महाराष्ट्र की से एक बड़ी खबर आई है सर, माकरवाड़ी गांव सोलापुर के, वहां पे गांव वालों ने मॉक पोल कराने का फैसला लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने उनको रोका है। कुछ लोग जो जबरन वोटिंग के लिए गए थे उन्हें पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और गांव में 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत सर वहां लगाया गया है। वहां पे लोग ज्यादा एकत्रित ना हो पाए। सर इसे किस तरह से आप देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की ओर लोगों की जो अविश्वसनीयता बढ़ रही है जी, इसको समझना चाहिए। चुनाव आयुक्त गत बहुत सालों से ये जो ईवीएम का खेल खेल रहे हैं, न ईवीएम की मशीन किसी को देते हैं हाथ में, आप हैक करके दिखाइए, मशीन दिखाता है, लेकिन किसी को सॉफ्टवेयर वगैरह जो चेक करने की जो आवश्यकता है इसके लिए मशीन दे नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर मशीन में गड़बड़ी हो रही है, वो निश्चित है। मैंने सुना था शायद वहां वोटिंग हुई और 1600 वोट, 1800 को का वोटिंग है और 1600 जो जिसको नहीं मिला था इसको मिला है, ऐसा कुछ मैंने यूट्यूबर पे सुना है। सर आंकड़ा थोड़ा मैं सर करेक्ट कर देता हूं सर। 2000 वोटर्स थे लेकिन 1900 वोट ही डाले गए सर। जी, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये संविधान की बहुत बड़ी गलती है। तो संविधान में कहीं भी जो रेफरेंडम लेने की जो बात है, कहीं पर इस एक बार मतदाता ने मत दे दिया तो फिर मतदाता एक कंगाल हो जाता है, कायल हो जाता है, क्योंकि बाद में वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो जैसे रेफरेंडम विदेशों में ये व्यवस्था संविधानों में है, मुझे लगता है कि ये भारत में ये जो भारत का जो संविधान जिन्होंने भी बनाया है ये सब पॉलिटिशियन थे और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ये जानबूझकर रेफरेंडम का क्लॉज नहीं रखा है। लोग जब चाहते हैं और ये जो शासन करने वाले लोग मानते नहीं है तंत्र वाले, तो लोगों के पास कोई हथियार तो चाहिए ना। एक भी हथियार नहीं है, रेफरेंडम लिया जा नहीं सकता है। जब खुद लेने के लिए जा रहे हैं तो वो रोक रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयुक्त गड़बड़ियां कर रहा है, इनका ये सबूत है। जी, तो वही सर, तो फिर किस तरह से अब जहाँ पे जिस तरह से महाराष्ट्र के सोलापुर में किया गया है, तो सर क्या हरियाणा में भी इसी तरह से लोग वहां करना चाहिए या गुजरात में भी सर इस तरह से कोई पहल होनी चाहिए सर, सभी जगह जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं सर? जी, मैं बहुत समय से जो लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनसे मेरी भी बातचीत होती है, सलाह मशुरा होता है, तो मैंने उनको हर बार बताया कि आप सिग्नेचर अभियान चलाइए। जी, ये वन टाइप ऑफ सिग्नेचर अभियान है। जब लोग सिग्नेचर अभियान चला में तो कोई रोकेगा नहीं। अब जब मान लीजिए गुजरात में ईवीएम के खिलाफ कोई सिग्नेचर अभियान कोई पॉलिटिकल पार्टियां चलाती है, बीजेपी के अलावा जो भी घटक है, कांग्रेस है, आप है, वो तो साथ मिलकर कर सकते हैं। यदि उन्होंने कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मिनिमम 4 करोड़ सिग्नेचर वो एकत्र कर सकते हैं। अब जब 4 करोड़ सिग्नेचर जब सबमिट हो जाएंगे तो रेफरेंडम अपने आप रेफरेंडम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्शन। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, मुझे लगता है कि ये जब ऐसी गड़बड़ी होती है तो कोई आंदोलन कर देते हैं, कोई यात्रा निकाल लेते हैं और फिर वही का वही रह जाता है ना, क्योंकि दबाव डालने से होने वाली नहीं चीज है। क्योंकि जब जो ऐसा है कि देश में वह सिंगल पोलर सिस्टम आ गया है। सिस्टम क्या है कि ये एमएलए या तो एमपी चुना जाता है, इनमें से प्राइम मिनिस्टर बनता है
और प्राइम मिनिस्टर को क्या मिले? प्राइम मिनिस्टर मालिक हो जाता है, राजा हो जाता है। ये तो मंत्रिमंडल है, जैसे जो राज्य व्यवस्था थी उसमें मंत्रिमंडल थे, लेकिन राजा भी था ना। यहाँ के जो राजवी है उन्होंने अपना राजपद लोकशाही के लिए छोड़ा है ना। ये तो एक जी जो जिनका गुनाहित इतिहास है, जी एक गुनाहित इतिहास वाले चुनकर आके प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो देश का मालिक बन जाता है, देश का बड़ा जी प्रधान हो। ये कोई भी जो है, जो तंत्र होता है ना, उनका जो हम्म, मुखिया होता है वो देश का मालिक नहीं होता है, देश का बड़ा प्रधान नहीं होता है। हमारे जी यहाँ एक तंत्र के मुखिया को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो क्या होता है, वो तो राजा हो गया है। और राजा को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम संविधान में नहीं है, ये बड़ी चूक है। मुझे लगता है कि लोगों के आगे आकर आना, ये जो रास्ता है ना जो खुला है अभी, मोकपोल वाला, ये मुझे जी लगता है कि प्रत्येक स्टेट में हर जगह पे होने वाला है, होगा। ये बहुत जी बड़ा आंदोलन का स्वरूप लेगा। हर गांव में इनके लिए कार्यक्रम होंगे। कि कारण ऐसा है कि वो ये जो लोग हैं ना वर्तमान में जो तंत्र में बैठे हैं, इन लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लोग कहीं पर भी कोई भी प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता है। देता जी है तो पहले परमिट नहीं देता है, बिना परमिट करता है तो जेल में भेज देता है। ये जो जी सिलसिला देश भर में चला है, गुजरात में तो सालों से चल रहा है भैया। गुजरात में तो मैं 20 साल से देख रहा हूं। और ये जो पॉलिसी है ना, ये जो दो दो नेताओं की, ये पॉलिसी लोगों की, जो लोकतांत्रिक इनको जो स्वतंत्रता मिली है उसको खत्म करने की बात है। जब जी लोगों के पास पावर ही नहीं रहेगा, संविधान में प्रावधान नहीं है, और ये लोग ये सुनकर कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब वो डिक्टेटरशिप हो गया। और डिक्टेटरशिप में तो लोगों को अपनी पावर का उपयोग करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोग अब समझने लगेंगे कि भैया हमें स्वतंत्रता मिली नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों ने संविधान बनाकर अंग्रेजों की गुलामी से हमें जो हम निकल गए तो इनकी गुलामी में, इनकी चुंगल में फंस गए हैं। अब लोगों को ये लगने वाला है, क्योंकि ये मार्ग उन्होंने ये भी मार्ग बंद कर दिया ना। इसलिए प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या है, तो जो चुनाव करवाने वाला जो चुनाव आयुक्त है, इनकी नियुक्तियां कौन करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर जो जो पूरा जो न्याय तंत्र है वो तो अपना जो कारोबारी तंत्र है इनके अंडर में आता है, बाहर नहीं है, कुछ है, कोई स्वतंत्र इकाई है ही नहीं। और नियमन वाली जो राष्ट्रपति और राज्यपाल वाली बात है वो तो रबर स्टैंप सिस्टम है। तो कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर देश का मालिक बन गया है, और देश पर एक जैसे नाग बैठता है ना वैसे बैठ सकता है, और ये बैठ रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अब लोग समझने लगे हैं, समझेंगे अगले चरण में कि हमें इन लोगों से भी मुक्त होना पड़ेगा। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से गांव वाले को ईवीएम पे शक था और साबित करने के लिए उन्होंने मॉक पोल वोटिंग रखी, लेकिन प्रशासन ने उनको गैर कानूनी बोल के उनको रोका है। और जिस तरह से सर भी बता रहे हैं कि अ, देश का प्रधानमंत्री वो राजा बन गया, तो अब विपक्ष और जनता अब किस तरह से विश्वास करे और किस तरह से अपना जो वोटिंग है वो करे सर? देखिए राहुल, जो वासुदेव भाई सर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है। उससे मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मैं थोड़ा उनकी बातों में जोड़ना चाहूंगा या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। ये नौबत क्यों आई, उन माकरवाणी गांव के लोगों को ये नौबत क्यों आई कि उनको लगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपने आप को दावा करता है कि वो गोल्डन नियम के हिसाब से काम करता है और उस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, उनको लगा कि हमारे गांव से जो व्यक्ति जीता है या जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको नहीं मिलना चाहिए था, या उसके फेवर में हमारे गांव में उस हिसाब से लहर नहीं थी या हवा नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने ये सब ठोक बजा के नक्की किया कि हम पोल करेंगे, तब क्यों रोका गया? सवाल यही है कि कहते हैं कि हिंदी में कहावत है कि चोर की दाढ़ी में टीमका। अगर आप में वाकई दम है, या यूं कहें कि आप फ्री एंड फेयर थे, तो क्यों नहीं आपने कराया? क्या आपको किसी बात का डर था कि आपको लगता था कि जो आपने इलेक्शन कराया वो फ्री एंड फेयर नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है? जिस तरह से देखिए, अब पूरा रिपोर्ट अलग अलग तरीके सब सामने आ रहा है। ईडीआर का रिपोर्ट सामने आ रहा है, वोट फॉर डेमोक्रेसी का रिपोर्ट सामने आ रहा है, लोकमत का रिपोर्ट सामने आ रहा है। लोकमत के और दूसरे एजेंसियों की रिपोर्ट में तो बताया गया है कि 288 के 288 की जो सीटें हैं, स्वयं जो चुनाव आयोग ने अपने अपना जो आंकड़ा रखा है उसी में सब कुछ मैच नहीं हो रहा है। आप सोचिए
8 सीटों पर ऐसी हैं जहां पर ज्यादा वोट गिने जाते हैं। 280 सीटों पर बताया जा रहा है कि वो जितने पड़े उससे कम वोट गिने गए हैं। तो क्यों ये हो रहा है? लोकमत ने बताया कि 95 सीटें ऐसी थी जिसमें वेरिएशन पाए गए। कुल मिला के जो आंकड़े बताए गए कि आपने लगभग 75-76 लाख वोट बढ़ा दिए जब 5 बजे के बाद, और तकरीबन 5.5 से 6.5% आपने वोट बढ़ा दिए, तो वो कैसे बढ़ गए उसका जवाब आपके पास नहीं है। जब विपक्ष सवाल उठाता है तब या तो आप शायरी के अंदाज में बात करते हैं या तो कह देते हैं कि भाई अब जो हमने कहा वो ठीक है। देखिए, कहा जाता था कि 3 तारीख को यानी कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बात करेगा, अब कांग्रेस से सब जवाब देगा, लेकिन अभी तक वो जवाब दिया गया नहीं है। आप सोचिए, हरियाणा में पूरी घटना हुई थी, तकरीबन 17 लोगों ने फीस भर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर आपको गड़बड़ी है, आपको लगता है कि जो मशीन में और वीवीपैट में मिलान करने में कुछ गड़बड़ी है, तो आप मिलान करा सकते हैं 5%, तो उसका पैसा भरिए। 17 लोगों ने हरियाणा में पैसा भरा। उसमें से करनाल के सीट के व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे दिखाइए, तो कहा नहीं, हम आपको पर्ची नहीं दिखाएंगे, आप आके मॉक पोल कर लीजिए। अरे यार, मॉक पोल के लिए आप 47,200 रुपया भरवाओगे हमसे? मॉक पोल तो फ्री में होता है, जब जब शुरुआत होती है इलेक्शन की तभी मॉक पोल हो जाता है। फिर वो कंटेंट में गए, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो नहीं जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ आपको मैं बात करूं, तकरीबन 19 से 20 लोग महाराष्ट्र से गए, उन्होंने तकरीबन 66 लाख रुपए भरे हैं, और स्वयं अजीत दादा पवार के सामने जो खड़े हुए थे, शरद पवार के पौत्र अजीत दादा पवार के भतीजे युगेंद्र पवार, वो स्वयं चले गए हैं इलेक्शन कमीशन में। करीब 9 लाख रुपए उन्होंने भरा है, ये 19 जगह पर मुझे लगता है कि गड़बड़ी है, आप मिलान कराइए। तो आपकी जवाबदारी क्या है? आपको पता है कि जो पर्ची अंदर छपती है वो थर्मल प्रिंट होता है। जिस तरह से एटीएम में आप निकालते हैं पैसा और 5 दिन के बाद आप देखिए तो आप सोचोगे कि किस चीज की पर्ची थी और कितना पैसा निकला था। तो आपको ये सब चीजें फटाफट करनी चाहिए ताकि देश के लोगों को विश्वास आए। लेकिन ना तो आप ये बताते हैं कि जैसे ही 5 बजे उसके बाद अचानक 14% वोट कैसे बढ़ गए, वो आप नहीं बताते हैं। ना तो आप बताते हैं कि जो आप कहेंगे कि भैया ऐसा नहीं है कि 6 बजे के बाद वोट नहीं, 6 बजे तो टाइम है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन या जो अधिकारी वहां पर है, पीठासीन अधिकारी, उसका फर्ज क्या बनता है, जैसे ही समय खत्म हुआ, जितने लोग हैं कंपाउंड में, लास्ट का जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको वहीं रोक देना चाहिए, भाई अब बस, अब इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। पीछे से एक पर्ची देना होता है, 1 2 3 4 5, ताकि पहले बाद में कोई आके न जुड़ जाए। क्या उसका नियम का आपने पालन किया? क्या आपने वीडियोग्राफी की उस बात की? तो कैसे बढ़ गई ये बात? आपको पता है कि अब अचानक अगर इतना उछाल आता है, आप देखिए, आप झारखंड के साथ मिलान करके देखिए, झारखंड में वही चीज दोनों चरण का मिलकर 2.25% के आसपास बढ़ता है, उसमें भी बढ़ा, लेकिन वहां करीब 5-7 सीटें जो है बीजेपी की बढ़ी। यहां पर करीब तकरीबन 6.5 से 7.5% बढ़ता है, मतलब वहां बढ़ा 7 सीट, यहां बढ़ा कितना सबको पता है, 95 सीट स्वयं लोकमत कहता है। मतलब साफ है कि, बोलते हैं मजाक में, लोग कहते हैं बहुत सारे दोस्त कि लगता है राजीव कुमार को कहा गया होगा, लेकिन चीनी कुछ ज्यादा गिर गई, इससे सीटें इतने ज्यादा बढ़ गई, लोग नहीं मान रहे हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद भी आज बीजेपी अपना सीएम नक्की नहीं कर पा रही है। वहां स्थिति इतनी खराब है, क्यों नहीं नक्की कर पा रही? हालांकि ये विषयांतर वाला बात है, लेकिन लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, इतनी बड़ी जीत, इसके बाद भी कोई उत्सव आपने देखा, बड़ा उत्सव देखा पूरे महाराष्ट्र में कि उत्सव हुआ हो, बीजेपी में उत्सव हुआ हो? आज एक छोटा सा सरपंच भी अगर जीतता है तो 2 दिन तक उत्सव होता है, उसके घर पे खाना, ये वो, अब सरघस, आने जाने वाले, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता है, किसी एमएलए के यहाँ आपने देखा कि उत्सव हो रहा है? मन में कहीं चोर है, उन्हें भी नहीं पता था कि इतना ट्रमेंडेशियस, जो इतना भारी जो जीत है या इतने भारी उत्साह जो जीत है वो हमको मिल जाएगा। आप गड़बड़ी देखिए, 58 लाख वोट मिलते हैं किसको? 58 लाख वोट मिलते हैं अजीत दादा पवार की पार्टी को, ठीक है, लेकिन उनका आता है 40, और जिसको 73 लाख यानी कि शरद पवार की पार्टी को वोट मिलते 73 लाख, उनके आते हैं 11 सीट। मतलब आप सोचिए, मजाक हो रहा है। मतलब उतनी सीट के आसपास देखिए, 14-15 सीट से ज्यादा नहीं आ रही है। मतलब हम मजाक की दुनिया में रह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ना तो ठीक से जवाब दे रहा है, न तो आपको मॉक पोल करने दे रहा है।
अब ये समझ के देखिए, ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहां के लोगों को भी लग रहा है कि जो मैंडेट हमें देना था, वो मैंडेट, जो रिजल्ट आया वो मैंडेट है नहीं। इसलिए तो स्वयं लोग उतर रहे हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे केस आए हैं। अनिल जी, स्वरा भास्कर के हस्बैंड की आपकी बात है, उन्होंने कहा 99% हमारा वही बढ़ा था, क्या बोलते हैं, ईवीएम का जो अब देखिए बैटरी उसकी 99 वाली थी और उस पर कोई जवाब नहीं। कैसे वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। लोग क्यों खुश नहीं है वहां, क्यों लोग शॉकिंग में है कि ऐसे रहे, उसका कोई जवाब नहीं। मतलब कुल मिला के तब लोग अब इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद लोग बाहर निकल रहे हैं। और मैं मानू अच्छी लोकशाही के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि जब तक लोग खुद खुद नहीं जागेंगे, खुद रास्ते पर नहीं उतरेंगे अपने अधिकारों के लिए, ये जरूरी था। और मैं तो कहता हूं कि इसको मात्र महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए, और जहां जहां अभी तक चुनाव हुए हैं वहां सब जगह इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है राहुल भाई, जिसकी जवाबदारी है विपक्ष के रूप में, वो लोग ठंडे पड़े। जिसकी जवाबदारी है कि भाई तात्कालिक आप लोग रास्ते पे जाइए, उतरिए, कन्विंस करिए, वो अभी विचारेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। यानी कहीं ढीलापन बहुत चीज है, बहुत धीरे धीरे से सब कुछ हो रहा है। और हमारे देश में ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी सब कुछ। राहुल, वही बात है सर कि जिस तरह से विपक्ष पार्टियों को खुल के आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, और जनता जिस पे विश्वास करती है कि क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं जनता की आवाज होती है, लेकिन विपक्ष शांत बैठा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से शुरुआत हो गई है, जहां पे जनता निकल के अब जिस तरह से ये जो चुनाव के अंदर में जो भी धांधली हुई है, जो भी डाउटफुली है, वो खुद ही अब जिस तरह से मॉकपोल करा रहे हैं। तो वासुदेव सर जी, मेरा यही सवाल है सर कि अब जिस तरह से महाराष्ट्र से मुहिम हुई है, तो सर लग रहा है कि अब पूरे भारत में इस तरह की मुहिम देखी जाएगी, अब खुद ही जनता खुल के आएगी। मुझे मुझे लगता है कि ये जो मतदान होती है ना, मतदान में एक वोट भी ज्यादा मिलता है तो वो ये डिक्लेयर होता है कि वो विजेता हो गया। तो जी। लाखों वोट हैं, वो मिलान नहीं हो रहा है, तो बिना मिलान चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होता है? कोई भी एक मत से जहां हार जीत तय होती है, वहां पर हजारों मत का मिलान नहीं हो रहा है। जो 17C और ये का मिलान नहीं हो रहा है, हाँ, जितने वोट पड़े हैं इतने निकल नहीं रहे हैं। तो ऐसी निकम्मी मशीन क्यों चला रहे हैं और चलाना क्यों चाहिए? इनको तो फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो मामला है ना, ये तो तंत्र का निर्माण करने वाला मामला है, उसमें गड़बड़ी करने वाले को तो फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि हार जीत एक वोट से भी होती है ना। तो ये मामला। और अब मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब देश में ये विषय को लेकर एक लोगों में आग लगने वाली है जी। कि भैया अब बहुत हो गया। इतने सालों से लोग कह रहे हैं। और रही बात विपक्ष वाली, तो ऐसा जी। है कि लोकतंत्र में, लोकशाही में विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। जो भी करता है, जहां भी करता है, जितने भी किए हैं अभी तक, ये लोगों ने किया है। लोग जब सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो बल भले जब बहुत बड़ा आदमी हो तो भी इनकी छुट्टी हो जाती है, जैसे इमरजेंसी में हुआ था। जहां जहां पर जी। हर बार यही होता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि लोग निकल तो रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन मशीन बीच में आ जाती है। और मशीन का इतना बड़ा खेल हो सकता है। तो मैं तो खुद इंजीनियर हूं, मैं सारी चीजें जानता हूं। और वासुदेव एक सर, टेक्निकल है। वासुदेव सर, मैं इसमें सर थोड़ा रोक के आपको बोलना चाहूंगा कि हर चुनाव में ये लोग दावा करते थे, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में बोलते थे हम 400 पार, ये पार। लेकिन इस बार इस महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में एक बार भी सत्ता पक्ष पार्टी ने ऐसा नहीं बोला कि हम इतनी सीट लेके आएंगे। यानी इन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि जनता का तो जो वोटर्स नहीं मिले, जो वोटिंग होने चाहिए, वो जनता का तो मूड नहीं था, लेकिन मशीन ने अपना काम कर दिया। वो सोच नहीं रहे थे सपने कि हम इतनी सीट लेके आ जाएंगे। नहीं, ये बात सही है, लेकिन हर चुनाव में कुछ नारे बदले जाते हैं, कुछ बातें बतानी है वो बदली जाती है। ऐसे जी। बहुत जी। बोलने से लोगों को लगता है कि मशीन में सेट हो रही है, इसलिए बोल रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो उन्होंने इस बार बोलना बंद रखा है, इसमें कोई जी। बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपन मूलतः आप एक क्रोनोलॉजी, एक सीक्वेंस देखिए।
गुजरात, यूपी और केंद्र सरकार, इनमें पूर्ण रूप से ईवीएम का दुरुपयोग होता है और सुनामी आती है। जी। बाकी के राज्यों में जब जब नरेंद्र भाई को लगता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं हटना पड़ेगा, या तो मुझे पार्टी हटा देगी या तो संघ हटा देगा, ऐसा जब माहौल बनता है, उसी राज्य में उसी इलेक्शन में सुनामी आती है, बाकी नहीं आती है राज्यों में। जी। 2 राज्य है, वहां सुनामी रहती ही है। तो आप सवाल करेंगे कि अब यूपी में क्यों ऐसा हुआ? यूपी में 2 काम साथ में करने थे। जी। योगी को भी निपटाना था और ये भी करना था, इसलिए वहां पर जो क्रॉस हो गया, इसलिए यूपी में मार खा गए और 240 पर आ गए। तो जी। नियति ने तय किया है कि भाई अब इनको यहाँ पर रखना चाहिए, जो 400 पार चले गए तो देश गुलाम हो जाएगा। मालूम है, देश बेच दिया जाएगा। आज तो लोग लोकल को बेच रहे हैं, कल विदेशियों को भी बेच सकते हैं, जी। क्योंकि तंत्र वाला कोई भी सिस्टम में राजा है ना, पहले क्या होता था कि राजा जब वीक होता था जी। तो तंत्र है वो बहुत भ्रष्टाचार करती थी, अराजकता रहती थी। जी। हमारे देश में राजा है ही नहीं, जी। क्योंकि जो तंत्र में जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, इनको घोषित कर दिया बड़ा प्रधान, इसलिए हमारे यहाँ राजा है ही नहीं, इसलिए अराजकता है। जैसे जी। जैसे तंत्र को ये मालूमात हो रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिशनरी है, जिनको मालूम होता है वो करने लगता है, और हर साल 1% बढ़ रहा है, और जी। आज बढ़कर 75% तक पूरा देश तंत्र में चला गया है। उसको जी। इसको तंत्रशाही कहते हैं। राजाशाही होती है ना, तो इसमें लोकशाही लाने के लिए लोगों को ये देना था, लेकिन खुद जी। प्राइम मिनिस्टर ने वोटिंग करवा के ले लिया, इसलिए जी। ये तंत्रशाही है। और तंत्रशाही में अराजकता होती ही है और होगी, और ये जी। बढ़ती जाएगी। एक बार तो जो 100% हो गए तो पूरा देश अराजकता में चला जाएगा, क्योंकि जी। तंत्र में भ्रष्टाचार होता ही है, क्योंकि तंत्र होता है ना। राजा में अच्छा राजा है तो नहीं होता है, और बुरा है ठीक है तो वो करने वाला है तो ठीक है, वो तंत्र का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन राजा ही नहीं है देश में, और राजा बना दिया है तंत्र का मुखिया को। तंत्र का मुखिया तो पहले राजाशाही में भी तो प्रधानमंडल था, प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन वो राजा नहीं था। अब तो प्राइम मिनिस्टर राजा तो देश का बड़ा प्रधान हो गया है, भी तू मंत्रिमंडल का बड़ा होना चाहिए ना। ये जो जी। संविधान में जो किया है ना, वो संविधान में बहुत बहुत बड़ा लोगों को नुकसान किया है, देश को नुकसान किया है। न रेफरेंडम दिया है, न लोगों को रिकॉल करने की पावर दी है, न रिफॉर्म करने की पावर दी है। तो मालिक कैसे? देश के लोग मालिक है ही नहीं, क्योंकि जी। मालिकाना जो अधिकार है वो वोट करते समय एमपी एमएलए से होकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को चला जाता है। जी। इसलिए देश का नागरिक, अब मुझे लगता है कि इसको ये समझना पड़ेगा, समझेगा, क्योंकि जैसे उनको ये मकबूल भी नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा गुलाम बना चुके हैं, और ये चाहते हैं कि पूरा देश गुलाम हो जाए हमारा। पर लोगों के पास अभी तक तो पावर है। मतदान से पहले मतदान से प्रत्याशी को ढूंढ ले, और प्रत्याशी को भेज दे असेंबली में, तो स्थानीय स्वराज में बदल हो सकता है। दिल्ली में भेज दिया तो पूरा संविधान बदला जा सकता है, लोग अपने हाथ में रिफॉर्म रिकॉल ले सकते हैं। रेफरेंडम मिल गया तो अपने आप ये तंत्र वाले सुधर जाएंगे, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, क्योंकि राजा के सामने तंत्र वाला तो नौकर होता है। आज तो ये नौकर जी। नहीं है, ये मालिक बन गए हैं, और मालिकाना हक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी को देता है, मिनिस्टर को देता है, मिनिस्टर सेक्रेटरी को, वो प्यून तक जाता है। इसलिए मालिकाना हक जो है तंत्र के पास, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। इनकी शुरुआत ये महाराष्ट्र हो गई है। मुझे लगता है कि ये आग, ये विषय की आग, आग यानी जो ये जो विषय है वो पूरे देश में जाएगा, जो आपने पूछा है। और मुझे लगता है कि लोग ये सारी चीजों को उखाड़ कर फेंक देंगे, अपने सांसद भेजकर पूरी देश में नई नूतन व्यवस्था लागू करें। अनिल जी, मेरा अब क्योंकि समय भी हो रहा है तो मैं आपसे चाहूंगा कि शॉर्ट में ही खत्म कीजिएगा। जिस तरह से अब ये यहाँ से कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र से जो आग निकली है, अब क्या लगता है लोग जिस तरह से अब देश की जनता अब रोड पे देखेंगे, इस तरह से ये जो मॉक पोल वाला मुद्दा उठाया, अब कितना चलेगा सर ये पूरे देश में? देखिए, सीधे तौर पे राहुल मैं ये कहूं कि जब नाज मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अगर ये पूरा तामझाम वहां नहीं किया गया होता, पुलिस भेजी गई होती, उनको रोका गया हो नहीं होता,
कि मीडिया में उतना उछलता भी नहीं। हो सकता है कि मॉक पोल होता, अपने हिसाब से सरकार या इलेक्शन कमीशन कहता कि भैया उस समय जो लोगों ने वोट दिया वो नहीं दिया होगा, गलत वोट दिया होगा। ये आपके पास बचाव का एक बात था, लेकिन आपने नहीं करने दिया, मतलब लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं या आपको आशंका है कि आपकी गड़बड़ी या चोरी पकड़ी जाएगी। देखिए, जी आरोप ऐसे लगते हैं पूरी सत्ता पर। इन्होंने जो शुरुआत की थी गुजरात से, गुजरात में 2022 में ये कुछ ऐसी ही चीजें हुई थी, जिसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल गया और हुआ, उसकी पिटीशन डाली गई, उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। इलेक्शन कमीशन तो जवाब भी नहीं देता। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सीधे तौर पर ये पूरी बात जो है उन्होंने अप्लाई की थोड़ी लेवल पर, वो छत्तीसगढ़ में सफल हुए। उसके बाद 50% के लेवल पे ये लोग आ गए हरियाणा में। उन्होंने सोचा कि हरियाणा में करके देखते हैं क्या होता है। आप देखिए, हरियाणा में कोई ऐसा नेता, स्वयं बीजेपी का नेता ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और गुजरात से जो लोग गए थे वहां, गुजरात के कई लोगों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि नहीं नहीं, सही सही बात है, वहां कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की हवा है। तो स्थिति कुल मिला के यही आ गई थी कि जब अब नहीं हवा थी तो फिर कैसे जीते। तो स्वाभाविक से वही पूरा पैटर्न वही अपनाया गया और जीत गए वहां। फिर इन्होंने सोचा कि अगर महाराष्ट्र हाथ से गया तो उद्योग घराने हमारे पास से चले जाएंगे, अदानी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनके मित्रों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कैसे भी करके महाराष्ट्र जीतना जरूरी है। स्वाभाविक है, उन्होंने इसका इसका जो इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने पर किया और इनको ये लाभ हुआ। हालांकि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाब ही नहीं देता। जब तक किसी बात की जांच नहीं होगी तब तक आप उसको सही है गलत है कैसे बताएंगे। जांच करने के लिए तैयार नहीं है तो आप खाली अपने हिसाब से जो संयोग है या जो ये सब चीजें हो रही हैं, अलग अलग घटनाएं, छोटे छोटे संकेत हैं, उसको जोड़कर एक अपना मंतव्य बनाते हैं और उसी पर अपनी राय कायम करते हैं। जो घटनाक्रम हुआ है उससे आप देख के चलिएगा, आगामी दिवसों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन जिस तरह निर्भया में हुआ था, आपने देखा तो लोग स्वयंभू जुड़े और सरकार पलट गई। और आज तक भी लोगों के मन में निर्भया वाली बात है। उसके बाद कहीं तो सुधार हो गए। अब लेकिन अब लोगों को मुझे लगता है कि ये जो चिंगारी जो वहां से सुलगी है, अब ये बहुत बड़ी आग होगी। लेकिन हाँ, इसकी लीडरशिप सही हाथों में होनी चाहिए। नहीं तो सरकार क्या करेगी, अगर कोई रैली निकाल रहा है तो 4 लोग एंटी सोशल चले गए, मारधाड़ हुई और पुलिस ने सबको बंद कर दिया। ये सब होने की भी संभावना है, क्योंकि इस सरकार से या जो ये सरकार का कार्यप्रणाली है उससे आप मुझसे ज्यादा तो वासुदेव भाई, मुझसे ज्यादा उम्र में देखा उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति को अच्छी तरह देखा हुआ है, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या वो मुझसे ज्यादा जानते हैं वो। तो लेकिन सवाल यही है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये पूरे अगर लोगों को चलाना है कि नहीं, इसको आंदोलन के रूप में चलाना है, बड़ा बताना है, ले जाना है, तो एक सुनियोजित ढंग से आपको करना पड़ेगा। और कहते हैं कि हमको गांधी ने जो मार्ग दिया है आपको, उस शांति तरीके से लोगों को एहसास कराना पड़ेगा कि भैया हम जो कर रहे हैं क्यों जरूरी है, क्यों लोकशाही को बचाना जरूरी है, अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो क्यों जरूरी है। ये सब बातें लोगों को समझा के बताना पड़ेगा, वरना आपकी जीडीपी गिर जाएगी। फिर भी आपको बताया जाएगा कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है और फिर क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी आके कहेंगे कि आप 3 बच्चे पैदा करिए, लेकिन आपकी आवक घट रही है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आपकी नौकरी जा रही है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हर वो चीज चर्चा करेंगे जिससे आपका ध्यान भटका जा सके, लेकिन जो जरूरी है देश के लिए उसकी बात नहीं करके आपको अलग अलग तरीकों पर और गलत गलत दिशाओं में मोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आप दोनों का खूब खूब धन्यवाद। इस विषय पे आपने अपना पूरी तरह से हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। तो एक बार फिर से आपका नमस्ते राहुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जो पैनलिस्ट में बैठे हुए थे। जिस तरह से महाराष्ट्र से ये जो खबर आई है, जो सोलापुर के अंदर जो माकरवाड़ी के लोगों ने जिस तरह से मॉक पोल कराने का जो निर्णय लिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने उन पर रोक लगा दी और कहा कि ये हमसे जो प्रशासन से जो वहाँ से जो लेना चाहिए परमिशन वो नहीं लिया, ये गैर कानूनी है। अब देखना ये रहेगा कि सभी देश के अंदर क्या इसी तरह से जहाँ पे भी लग रहा है कि चुनाव में धांधली हुआ है तो वहाँ के लोग अभी इस तरह से मॉक पोल का सहारा लेते हैं या नहीं, अब देखना रहेगा। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।